हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जेके ट्रिक। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है, जहां पर उन्होंने राजीव गांधी असैसिनेशन केस में 6 गुनहगारों को रिहा करने का फैसला सुनाया है। मई में इसी साल एक गुनहगार को रिहा करने का फैसला सुनाया था। तो फ्रेंड्स, किस बिना पर यह फैसला आया है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इस फैसले के बाद हमको क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, इसको भी हम देखेंगे। यहाँ पर राजीव गांधी जी का असैसिनेशन कैसे हुआ था, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर गवर्नर के क्या पावर है, प्रेसिडेंट के क्या पावर है, पार्डन के क्या पावर है, क्षमा करने के क्या पावर है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि आखिरकार न्याय और जस्टिस कितने टाइप की होती है। तो फ्रेंड्स, आइए चालू करते हैं आज का सेशन। यहाँ पर हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले जो 6 गुनहगार थे, जिनमें नलिनी और रविचंद्रन, जिनको पहले फांसी की सजा सुनाई गई थी, उसको बाद में कंप्यूट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद की सजा कर दी गई, और अब 30 साल बाद उनको रिहा कर दिया गया है। ये भी इनमें इंक्लूडेड है। यहाँ पर 7 गुनहगार थे, जिनमें से नलिनी, रविचंद्रन, जय कुमार, रॉबर्ट प्यास, श्रीहरन, मुरुगन और संथान। ये इन छह लोगों को अभी रिहा करने का फैसला आया है। और इसी साल मई में एजी पेरारी वरन को भी रिहा करने का फैसला सुनाया गया था। यहाँ पर नलिनी, श्रीहरन, मुरुगन, संथान और पेरारी वलन को फांसी की सजा सुनाई गई थी। उस फांसी की सजा को बाद में उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है, कंप्यूट कर दिया जाता है। उसके बाद इस उम्र कैद की सजा को 30 साल हो चुके हैं, और अब इन सातों को रिहा करने का फैसला आया है, और अब इन सातों को रिहा कर दिया गया है। आइए देखते हैं कि आखिरकार ये केस कब से चल रहा है और क्यों ये केस चला। तमिलनाडु की इलेक्शन मीटिंग के दौरान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी पर सुसाइड बॉम्ब से अटैक किया गया था। किसने किया था ये अटैक? लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एनम, ये ग्रुप है, श्रीलंका में ग्रुप है। उस ग्रुप ने ये अटैक किया था, सुसाइड बॉम्ब से अटैक किया गया था, जिसमें 15 लोगों की जान गई थी और बहुत सारे लोग घायल हुए थे। कब हुआ था ये अटैक? 21 मई 1991, उस समय की ये घटना है। यहाँ पर राजीव गांधी जी ने और श्रीलंका में अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेजने का फैसला किया था, और उस फैसले के खिलाफ श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक अकॉर्ड साइन हुई थी। उस फैसले के खिलाफ यहाँ पर लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एनम ने यहाँ पर ये एक्शन लिया, और राजीव गांधी का असैसिनेशन किया गया, उनको मार दिया गया था। तो बहुत ही दुखद घटना थी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पर ये डायरेक्ट अटैक था, देश पर अटैक था। इसलिए यहाँ पर हमने देखा कि स्टार्टिंग में हर जो भी यहाँ पर इन्वॉल्व थे, उन सबको फांसी की सजा सुनाई गई थी। बाद में हाई कोर्ट ने सिर्फ 4 पर फांसी की सजा रखी, जिसको आगे जाकर तमिलनाडु गवर्नमेंट रिकमेंड करती है गवर्नर को, तो गवर्नर उनको उम्र कैद की सजा में बदल देते हैं। और अब जो रिकमेंडेशन थी, बाद में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने यहाँ पर गवर्नर को बोला कि इनको रिलीज कर दिया जाए, कंप्यूट कर दिया जाए। गवर्नर के पास आर्टिकल 161 के तहत ये पावर होती है कि वो क्षमा दे सकते हैं, जो गुनहगार हैं उनको क्षमा दे सकते हैं। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने यहाँ पर गवर्नर को रिकमेंड करा कि इनको रिहा कर दिया जाए, इनके 30 साल हो चुके हैं उम्र कैद को, तो अब इनको रिहा कर सकते हैं। मगर तमिलनाडु के गवर्नर ने ये फाइल प्रेसिडेंट के पास भेज दी, तो मामला 2-4 साल से अटका हुआ था। तो यहाँ पर जो गुनहगार थे वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और वहाँ पर से उनको ये फैसला सुनाया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कि आर्टिकल के तहत 2 क्लॉजेज हैं, जिसमें से पहला क्लॉज यहाँ पर यूज किया गया था। आर्टिकल 142 का फर्स्ट क्लॉज यूज किया सुप्रीम कोर्ट ने, जब पेरारी वलन को यहाँ पर रिहा किया गया था। मई में रिहा किया गया। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जब न्याय अगर पूरा नहीं हो पा रहा है, न्याय में कुछ बाधा आ रही है, तो तब सुप्रीम कोर्ट स्पेशल केसेस में ही इसी आर्टिकल को यूज करता है, ताकि कंप्लीट न्याय हो पाए, न्याय रुके ना, न्याय में कोई बाधा ना है। तब सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल को यूज करता है, और इस आर्टिकल को यूज करते हुए ही यहाँ पर इनको रिहा करा गया था। इसी बेसिस पर जो बाकी 6 लोग थे वो गए कोर्ट कि जब आपने इनको रिहा कर दिया है तो हमारा केस भी सिमिलर है, हमको भी रिहा करना चाहिए। तो इसी बिना पर हम देखते हैं आज जो केस आया, आज जो जजमेंट आया है, उसमें जो बेंच थी, जस्टिस BR गवई और PB नागराथन की जो बेंच थी, उसने यही जहाँ पर जजमेंट दिया, इसकी एग्जाम्पल लेते हुए, और 6 लोगों को और
रिहा कर दिया गया। 6 लोगों को और रिहा कर दिया गया। यहाँ पर रिहा इस बिना पर किया गया है कि इनका जेल में व्यवहार काफ़ी अच्छा रहा। जेल में रहकर इन्होंने बहुत काम किया, पढ़ाई करी। यहाँ पर MA BA 2 डिग्रियाँ ली गई हैं, 8 डिप्लोमा किए इन्होंने, और सभी जितने लोग थे उनका व्यवहार काफ़ी अच्छा रहा है। और 30 साल हो चुके हैं देखते हुए इस केस को, तो इस बिना पर रिहा किया गया है। आइए थोड़ा इसको और समझते हैं कि इसके बाद रिएक्शन क्या है। यहाँ पर जयराम रमेश जी, जो इस वक्त जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के, उन्होंने इस जजमेंट के खिलाफ काफ़ी हार्श प्रतिक्रिया दी है। उनका ये बोलना था कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं अनएक्सेप्टेबल है। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को इन लोगों ने मारा था और एक कंप्लीटली एरनस है, यानी कि एरर की तरह इसको देखा जा रहा है। ये बोलते हैं कि हम इसको एक आलोचना करते हैं इस डिसीजन की, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने स्पिरिट ऑफ इंडिया का ध्यान नहीं रखा है, जो एक दुर्भाग्य की बात है, जो एक दुर्भाग्य की बात है, ऐसा कहना है यहाँ पर जयराम रमेश जी का। मगर फ्रेंड्स, कुछ समय पहले 2021 में राहुल गांधी जी ने बोला था कि उन्होंने के फादर के जो किलर्स हैं उनको फॉरगिव कर दिया है, उनको माफ़ कर दिया है। उनका कहना था कि उनके अंदर इस वक्त कोई गुस्सा नहीं है, एंगर नहीं है किसी के प्रति। हाँ, उन्होंने अपने फादर को खोया है और उनके लिए एक बहुत बड़ा पर्सनल लॉस है, जिसका जो दर्द है वो नहीं भुला जा सकता। और डिफ़िकल्ट टाइम से वो गुजरे हैं और ये चीज़ उनको आज भी आहत करती है। मगर उन्होंने ये सीखा है कि गुस्से से और घृणा से कुछ हासिल नहीं होना है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, गुस्से को ध्यान में रखते हुए, हेट्रेड को ध्यान में रखते हुए, ये फीलिंग्स वो अपने अंदर नहीं लाना चाहते, इसलिए वो फॉरगिव करते हैं। उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा था कि उनके पिता उनके अंदर आज जिंदा हैं और उन्हीं के आदर्श पर वो आगे काम कर रहे हैं। तो इस बड़े दिल से उन्होंने यहाँ पर ये बोला था कि उन्होंने अपने फादर्स के किलर्स को फॉरगिव कर दिया है। राहुल गांधी जी का ये स्टेटमेंट था 2021 का। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो बात ये आती है कि संविधान के कौन से प्रावधान के तहत यहाँ पर क्षमा दान किया जा सकता है। राष्ट्रपति के लिए यहाँ पर अनुच्छेद 72, आर्टिकल 72 है, जिसमें पावर्स दी गई हैं कि किस तरह से किसी को भी कोई भी केस में क्षमा मिल सकती है, पार्डन मिल सकता है। उसमें 5 कैटेगरीज होती हैं। आइए उन 5 कैटेगरी को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लघुकरण, कम्यूटेशन। यहाँ पर यह होता है कि जब कोई सजा सुनाई गई, जैसे कि फांसी की सजा सुनाई गई है, तो फांसी की सजा को अगर कम कर दें तो उम्र कैद कर सकते हैं। उम्र कैद की सजा है उसको 14 साल की कर दें, 10 साल की कर दें, तो हमने जो सजा है उसको चेंज कर दिया, कम्यूट कर दिया, लघुकरण कर दिया उसका। तो ये कर सकते हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट। दूसरी चीज यहाँ पर होती है रिमिशन, परिहार। यहाँ पर नेचर चेंज कर जो होता है सजा का, उसको चेंज नहीं करते हैं। मान लीजिए कारावास दिया गया है और यहाँ पर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दिया गया है 5 साल का, तो उसको कम करके 3 साल का कर दिया। किसी देखते हुए सामने वाले पे कुछ फैक्ट है, फिजिकल डिसेबिलिटी है उनके साथ, या महिला है तो अगर वो प्रेग्नेंट है या कुछ है, तो यहाँ पर सजा का स्वभाव चेंज नहीं करते हैं, वक्त कम कर देते हैं। स्वभाव चेंज नहीं होगा, वक्त कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है रिस्पाइट। नेक्स्ट है रिस्पाइट। रिस्पाइट में ये करा जाता है कि जब कोई नया फैक्ट सामने आता है केस से रिलेटेड, उस केस से रिलेटेड कोई नया फैक्ट सामने आए जो उस समय कोर्ट में सामने नहीं आ पाया था, अब सामने आया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर सजा को कम करा जाता है तो उसको रिस्पाइट बोला जाता है, तो उसको रिस्पाइट बोला जाता है। फिर 4th नंबर पर है प्रविलंबन, रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब ये होता है कि मान लीजिए फांसी की सजा होने वाली है, डेट आ चुकी है, 2 महीने के अंदर फांसी है, तो यहाँ पर जो जिनको भी फांसी की सजा सुनाई गई है उनको प्रेसिडेंट के पास अपील करने का समय मिले, या उनको कोर्ट में जाने का समय मिले, सुप्रीम कोर्ट जाने का समय मिले, हाई कोर्ट जाने का समय मिले, तो कुछ देर के लिए उस सजा को रोक दिया जाता है, ताकि वो अपने ऑप्शंस को देख पाएँ और क्या कर सकते हैं न्याय को पाने के लिए, या फिर क्या उनके साथ ऑप्शन सामने हैं, तो कुछ समय के लिए सजा को रोक देना, रिप्राइव। लास्ट चीज होती है पार्डन। कंप्लीटली माफ कर दिया जाता है, यहाँ पर जेल से आपको रिहाई कर दिया जाएगा, पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। पार्डन पावर की बात करें तो फांसी के केसेस में जब किसी को फांसी की सजा होती है, उस केस में से प्रेसिडेंट जी के पास ही पावर है कि वो किसी को माफ करें, कि वो किसी को फांसी की सजा को माफ करने की पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। फांसी की सजा को कम्यूट यानी कि कम कर सकते हैं गवर्नर,
माफ नहीं कर सकते फांसी की सजा को। ये बेसिक डिफरेंस है। इसके अलावा जितने भी कोर्ट मार्शल के केसेस होते हैं, आर्मी से रिलेटेड जो केसेस होते हैं, उनमें सिर्फ एक अधिकार है राष्ट्रपति जी का, वहां पर गवर्नर की पावर काम नहीं आती है। वहां पर गवर्नर की पावर काम नहीं आती है। गवर्नर को पावर दी गई है आर्टिकल 161 के अंदर। आर्टिकल 161 के अंदर यहाँ पर गवर्नर को सेम पावर दी गई है। बस दो केसेस में गवर्नर की पावर काम नहीं करती हैं। एक जब फांसी की सजा हो तो उसको वो क्षमा नहीं कर सकते, और कोर्ट मार्शल या आर्मी से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उसमें ये पावर यूज नहीं कर सकते। और इनका कार्य क्षेत्र कहाँ पर रहता है, जो जिस राज्य के हैं उस राज्य के कार्य क्षेत्र में ये अपनी पावर को यूज कर सकते हैं। संविधान में दिया गया है। इसके अलावा केसेस भी हैं। मनुराम बनाम भारत संघ का केस है, और धनंजय चटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये दो केसेस हैं जहां पर कोर्ट ने बोला है कि गवर्नर हो या प्रेसिडेंट हो, गवर्नर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कैबिनेट होता है उसकी एडवाइस पर काम करेंगे। सिमिलरली गवर्नर भी जो राज्य सरकार है उसकी एडवाइस पर काम करेगी। ये अपनी पर्सनल एडवाइस या पर्सनल जो व्यू होते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर किसी को क्षमा नहीं दे सकते। ये चीज़ भी इन केसेस में बताई गई है। यहाँ पर एक केस और हुआ था जिसमें बताया गया था कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने एडवाइस दी, प्रेसिडेंट ने उसके हिसाब से या गवर्नर ने उसके हिसाब से किसी को माफ़ कर दिया, सज़ा कम कर दी, मगर यहाँ पर अगर कोर्ट को लगता है कि जो एडवाइस आई है उसके पीछे कहीं कुछ राजनीतिक कारण है या फिर कुछ अलग एंगल्स है उसके अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट उस सज़ा को रोक भी सकता है। यानी कि जुडिशरी यहाँ पर उस चीज़ को रिव्यू भी कर सकती है। जुडिशल रिव्यू हो सकता है बाद में भी। ये केस ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने देखा क्या क्या पावर दी हैं संविधान में। अब बात आती है कि जस्टिस कितने टाइप की होती है, जस्टिस आखिरकार होती क्या है, और इंडिया में हम कौन से सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। जब हम टाइप ऑफ जस्टिस की बात करें तो मोटा मोटा 4 जस्टिस हमको देखने को मिलती हैं। सबसे पहले होती है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, वितरणात्मक न्याय। यहाँ पर ये जो जस्टिस है, ये जो न्याय है, ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में और सोशल जस्टिस में लगाया जाता है। सिंपल एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं कि जितनी रिसोर्सेज है हमारे पास सोना है, हमारा जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर सोना निकलता है, तो सोने पे हक किसका बनता है? उसका हक बनता है जिसका खेत है, जिसके खेत में सोना निकला उसका हक बनता है, कि पूरे समाज का हक बनता है, पूरे देश का हक बनता है? उस रिसोर्सेज पर जो भी संसाधन है उस पर किसका हक बनता है? उसमें हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, वहाँ पर सबका हक बनता है, सबका समान अधिकार होना चाहिए। ये जस्टिस हमको ये सिखाती है। फिर हम देखते हैं प्रोसीजरल जस्टिस, प्रक्रियात्मक न्याय। प्रोसीजर यहाँ पर यानी कि जो हमारे पास कायदे कानून है उसको फॉलो कर कर अगर हम किसी डिसीजन पर पहुँचते हैं, रूल्स हमने फॉलो करे, और रूल्स को फॉलो करने के बाद जब कोई एक रिजल्ट आ रहा है, रूल्स को फॉलो करने के बाद जब कोई रिजल्ट आ रहा है, तो जो हमने बेसिकली जो प्रोसीजर दिया गया है, जिसको आप सुनते होंगे ड्यू प्रोसेस, अगर ड्यू प्रोसेस फॉलो की गई है तो उस चीज़ को न्याय माना जाता है, वहाँ पर जस्टिस की गई ऐसा माना जाता है। तो हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, एक्ट्स हैं, उनको फॉलो करते हैं, और उसके हिसाब से जो जजमेंट आता है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हम मान रहे हैं यहाँ पर प्रोसीजरल जस्टिस है, प्रोसीजरल जस्टिस है। फिर एक और जस्टिस होती है रिट्रीब्यूटिव जस्टिस या प्रतिशोधात्मक न्याय, प्रतिशोध, रिट्रीब्यूशन। यहाँ पर यह मतलब होता है कि अगर जैसे कि एन आई फॉर एन आई बोलते हैं जिसको, अगर किसी ने किसी का मर्डर करा है तो उसको फांसी की सज़ा सुना दो, यानी कि जितना बड़ा अपराध उतनी बड़ी सज़ा, अपराध के अनुपात में सज़ा। इसको भी हम फॉलो करते हैं। हमारे आईपीसी में जो सेक्शंस दिए गए हैं वहाँ बताया गया है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बताया गया है कि अपराध के अनुपात में ही सज़ा होती है। हर अपराध के लिए सेम सज़ा नहीं होती है, जितना बड़ा अपराध उतना बड़ा सज़ा। तो इसको हम यहाँ पर फॉलो करते हुए देखते हैं। फिर एक जस्टिस होती है रिस्टोरेटिव जस्टिस, ऋण न्याय। यहाँ पर ये थिंकिंग होती है कि समाज में अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, समाज में अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो कहीं ना कहीं वो समाज का अंग है, सोसाइटी का पार्ट है वो व्यक्ति भी। उसने वो अगर अपराध किया, क्राइम किया तो सोसाइटी की भी कुछ गलती हो सकती है, जो सोसाइटी ने उसको पुश किया हो ऐसे क्राइम करने के लिए, या उसको वातावरण सही नहीं मिला हो, उसके अंदर कुछ दिक्कत आ गई है, तो यहाँ पर एज अ सोसाइटी हमको उसको सुधारना चाहिए। सज़ा तो मिलनी चाहिए, मगर उसका व्यक्तित्व सुधरे, आगे जाकर एक सज़ा काटने के बाद वो वापस सोसाइटी में इंक्लूड हो सके, रिस्टोर हो सके, एक अच्छा नागरिक बन सके। उस समय गलती हुई उसको एक्सेप्ट करते हुए उसमें सुधार लाया जाए, ना कि उससे बदला लिया जाए। बदला ना लिया जाए, उसके अंदर सुधार लाने की कोशिश की जाए, तो वो कहलाती है वो कहलाती है रिस्टोरेटिव जस्टिस।
वो कहलाती है रिस्टोरेटिव जस्टिस। तो यहाँ पर जिस समय इनको छोड़ा गया तो यहाँ पर ये देखा गया कि अब जो उनकी सोच थी उस समय क्राइम करते समय जो सोच थी अब वो बदल चुकी है। अब वो इतने काबिल हो गए हैं कि समाज में वापस जी सकें और फिर से वो सब चीज़ नहीं दोहराएंगे। तो ये चीज़ समझी जाती है, देखी जाती है, उसके हिसाब से यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को भी लागू किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जस्टिस या न्याय एक टाइप का नहीं होता है, बहुत सारे पहलू होते हैं इसके। इस पर हमने एक डिटेल वीडियो पहले ही बनाया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने डिस्कस करा राजीव गांधी असेसिनेशन केस के बाद जो 7 लोग थे, अब वो सातों के सातों को रिहा कर दिया गया है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।